अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। जूँ जूँ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट की तारीख़ करीब आती जा रही है, तकरीबन 25 अक्टूबर इस साल में, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने गैर ज़रूरी रिमार्क्स और ऑब्ज़र्वेशंस के बायस तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब ये गैर ज़रूरी रिमार्क्स और ऑब्ज़र्वेशंस, इनका टारगेट, इनका हदफ जो है वो PTI है और बानी PTI इमरान ख़ान हैं। और ये बड़ी ही एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसमें कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मारगला की पहाड़ियों पे कायम एक गैर कानूनी मोनाल रेस्टोरेंट के केस के हवाले से तौहीन अदालत केस की समाअत करते हुए अल-कादर ट्रस्ट केस के बारे में भी रिमार्क्स देना शुरू कर दिए। और अल-कादर ट्रस्ट केस के हवाले से उन्होंने मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया कि हमारे ख़िलाफ़ मीडिया पैसे लेके प्रोपेगेंडा करता है, मगर दूसरी तरफ जो मलिक रियाज के हवाले से अल-कादर ट्रस्ट केस के करप्शन की ख़बरें हैं, उनकी ख़बरें कोई नहीं चलाता। और ये रिमार्क्स एक चीफ जस्टिस की तरफ से आना यकीनी तौर पे बड़ी ही एक गैर मामूली बात है। और ख़ास तौर पे जब अल-कादर ट्रस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी आया ही नहीं और कुछ ही दिनों बाद अल-कादर ट्रस्ट के केस जो कि ट्रायल कोर्ट में है उसका अभी फ़ैसला सुनाया जाना है, तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बराह रास्त अपने इन गैर ज़रूरी, गैर रस्मी ऑब्ज़र्वेशन और रिमार्क्स के बायस मतनाज़ा होते जा रहे हैं। और लगता ये है कि PTI के हवाले से, बानी PTI इमरान ख़ान के हवाले से वो अपने जज्बात पे काबू रखने में नाकाम हो रहे हैं। आज उसी का एक नतीजा ये भी निकला है कि इमरान ख़ान की जो बहन हैं अलीमा ख़ान, वो बाकायदा उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम एक दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में और उनसे कहा कि वो या तो अल-कादर ट्रस्ट के केस के हवाले से दिए गए रिमार्क्स के ऊपर अपनी वजाहत करें और वो तासुब का शिकार हैं PTI के हवाले से। और इमरान ख़ान के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बार बार ये कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इमरान ख़ान और PTI से जुड़े मुकदमात की समाअत न करें। ये बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन बनती जा रही है। एक तरफ PTI के मुतासरीन हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो एक दूसरे के हवाले से अब ज़ाती सतह पर इन्वॉल्व हो रहे हैं मामलात में। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ये इंतहाई एम्बैरसिंग एक सिचुएशन है कि वो बार बार गैर ज़रूरी तौर पे PTI से मुतल्लिक़ केसेस के ऊपर रिमार्क्स देते हैं, उन केसेस के ऊपर जो ट्रायल कोर्ट में अभी ज़ेर समाअत हैं। दूसरी तरफ PTI के ही एक सीनियर रहनुमा एडवोकेट शौकत बसरा ने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी, आज ही दायर करने की कोशिश की है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 13 जनवरी को बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ फ़ैसला देने के बाद से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ज़ाती तौर पे PTI को अपने तअस्सुब का निशाना बना रहे हैं। और उस दरख्वास्त में भी ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो आने वाले अहम केसेस हैं, ख़ास तौर पे जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से 19 अगस्त को 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहे हैं जिसके सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं। तो शौकत बसरा एडवोकेट ये कह रहे हैं कि उस केस में भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा न बैठें। और इसी तरह कुछ दूसरे अहम केसेस भी हैं। इन तमाम मामलात के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट शौकत बसरा जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शौकत बसरा, बहुत शुक्रिया आपने मतियुल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया है। तो बसरा साहब, अलीमा ख़ान क्या दरख्वास्त लेकर आई हैं और उन्होंने क्या एतराज़ किया है और क्या कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस को मुखातिब करके चीफ जस्टिस पर ही एतराज़ किया जा सकता है? ये किस कानून के तहत दरख्वास्त दायर की गई है? मती भाई, ये मुतालबा हमारा तो पहले बानी चेयरमैन PTI इमरान ख़ान बाकायदा एक लेटर लिख चुके हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कि आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। उसके बाद इवन उन्होंने 2-4 दफ़ा जब लोग सहाफ़ी भाई गए हैं वहाँ पे डेला जेल में, वहाँ उन्होंने मुतालबा किया है। कल उन्होंने दोबारा फिर मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस आमर फ़ारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा पर हमें इत्मीनान नहीं है, वो अपने ओहदों से अलग हों। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अब इन राइटिंग हम एप्लीकेशन लेकर आए हैं। अलीमा आपा की आपने बात की, वो लेकर किस चीज़ की एप्लीकेशन आई हैं कि कल एक कोर्ट में केस समाअत हो रहा था, आपको अभी आप उसका इंट्रो में शायद जिक्र भी कर रहे थे। अब उसमें
काजी फायज ईसा वो केस जो मैं खुद एक वकील भी हूँ, एक सियासी कारकुन भी हूँ, केस ज़ेरे समात है, उसके ऊपर ओपन कोर्ट में क्या कह रहे हैं जो कि ओपनली असरअंदाज होने की, बल्कि ये आपकी मरियम नवाज़ खान है, आपकी एक रिपोर्टर है बड़ी अच्छी, वो रिपोर्ट करती हैं एग्जैक्ट वर्ड्स, 190 मिलियन पाउंड्स अवाम का चोरी हो जाए, कोई ख़बर नहीं चलती, मगर पैसे पकड़कर जजेस को गालियां देने और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, इसके ऊपर आपके साक़िब बशीर बड़े रिनाउंड आपके सहाफ़ी हैं, कोर्ट्स को कवर करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्या ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस जिस वक्त आखिरी मराहिल में है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कमेंट करना चाहिए। ज़ेरे इल्तवा केस में तो अदालतें हमेशा कहती हैं कोई राय ना दें, ये यहाँ चीफ जस्टिस राय दे रहे हैं। यही जो साक़िब बशीर साहब ने को ट्वीट किया है, वही एप्लीकेशन आके हमने दाखिल की है अलीमा जो कि बहन है खान साहब की, कि आपको हम पहले कह चुके, अब इन राइटिंग कहने आए हैं कि आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। मगर क्या अलीमा खान जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केसेस में फ़रीक हैं या किसी और केस में फ़रीक हैं? क्योंकि ऐसी दरख्वास्त तो सिर्फ फ़रीक दे सकता है ना। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, वो एक बहन हैं और किस बुनियाद पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर रही हैं कि वो किसी केस में नहीं, कि आप इमरान खान हमारे भाई आपको कह चुके हैं कि हमें आप पर इत्मीनान नहीं है, और आपने रिसेंटली अब ये साबित किया है कि ड्यूरिंग आप केस की समात के केस और समात हो रहा है मुनार वाला, उसमें आप ले आए हैं अलकादर ट्रस्ट को, और आपको याद होगा कि कोई एक और केस समात हो रहा था तो ये फैज़ाबाद धरना को ले आए थे। क्या कहा था उस वक्त काजी साहब ने कि अगर फैज़ाबाद धरने वाला मामला उस वक्त कंक्लूड कर लिया जाता तो 9 मई ना होता। तो कहने का मकसद ये है कि काजी फायज ईसा की एक हिस्ट्री है जो हमारे ख़िलाफ़ है। अब आपने मुझे कहा कि मैं क्या लेने आया और अलीमा खान। अच्छा एक सेकंड, अलीमा खान ने तो ये दरख्वास्त दे दी, आई डोंट नो वो कैसे फ़रीक बनेंगी इन केसेस में, क्या वो बतौर बहन दरख्वास्त दे सकती हैं? क्या इमरान खान ने कोई ऐसी दरख्वास्त दी है ज़ाती तौर पे? बिल्कुल दी है, और वो इनके RI डिपार्टमेंट है या कोई वहाँ पर रिसीव हुई है। उसके बावजूद काजी साहब हमारे केसेस से अलग नहीं। बाई पोस्ट भेजी इमरान? बाई पोस्ट भेजी थी, और वो यहाँ रिसीव हुई है। आपका रिकॉर्ड निकाल लें, लेटर है या क्या? लेटर है। किसको एड्रेस किया था? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एड्रेस किया हुआ है कि हमें आप पे इत्मीनान नहीं। तो वकील के जरिए बाकायदा दरख्वास्त क्यों नहीं दायर करते? ये आप बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। उसके लिए आज शौकत बसरा जो कि तहरीक इंसाफ का अदना कारकुन भी है। सर एक सेकंड, आपकी दरख्वास्त की तरफ हम आते हैं, पहले ये बताएं अलीमा खान की दरख्वास्त के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? वो हुआ कि उन जो मेरे साथ हुआ उनके साथ भी वही हुआ, दोनों को आप इकट्ठा कर लें। जी। आज सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इवन मैं तो ये समझता हूँ, मुझे तो ये लगा कि शायद मैं इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठा करने की दरख्वास्त यहाँ देने आया हूँ, या मैं इसराइल को कहने लगा हूँ कि तस्लीम कर लें, वो दरख्वास्त काजी साहब को देने आया हूँ, या इंडिया के किसी मैं कैसे दरवाजा क्यों बंद कर? मैं बताता हूँ। तो खुली हम आए हैं इनसे, आप तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हाई कोर्ट कवर करते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ब्रांच होती है, उन्होंने कहा हम नहीं ले सकते आपकी दरख्वास्त। जो दरख्वास्तें वसूल करते हैं, क्यों? वजह क्या बताइए? नहीं ले सकते, हमें हुक्म है नहीं ले सकते। नहीं, ये दरख्वास्त तो थी नहीं ना। अलीमा खान ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, तो क्या इंस्टीट्यूशन ब्रांच वो वसूल करता है लेटर? ये तो तकनीकी एतबार से ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच का काम तो नहीं है खतूत को वसूल करना। कानूनी और तकनीकी एतबार से तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन आती है कि आप हमारे केसेस ना सुने, आप उसको एंटरटेन तो करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम उनको दरख्वास्त को ले तो सही। और अच्छा, अलीमा खान की दरख्वास्त नहीं ली गई। अच्छा, फिर क्या किया अलीमा खान ने? उन्होंने ज़ाहिर है वो दरख्वास्त, अब वो इधर आकर उन पर बात की कि जी मेरी दरख्वास्त नहीं ली गई, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो इमरान खान का है। पोस्ट किया R&I में? क्या R&I में पोस्ट भी की है, वहाँ उनको जमा भी कराई हैं, लेकिन उन्होंने जमा नहीं की, ना नंबर लगाया है। और उनका मुतालबा भी यही है जो इमरान खान का मुतालबा है, जो पूरी कौम का मुतालबा है। अब आप जो किस हैसियत में एतराज़ कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, आपको याद होगा कि 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, कौम ने इमरान खान को दी थी। उसके बाद जिस तरह फार्म 47 बनाए गए, जालसाजी की, वो तारीख का हिस्सा है कि एक रिपोर्ट अब तो आ गई है। उस पर आपको पता है कानूनी तौर पर ट्रिब्यूनल्स बने। ट्रिब्यूनल्स बनने के बाद 180 दिन में फ़ैसला होना था, आज 6 महीने हो गए हैं। वो ट्रिब्यूनल्स काम क्यों नहीं कर रहे? काजी फायज साहब ने स्टे दे दिया। क्यों दे दिया? जैसे उन ट्रिब्यूनल्स ने काम किया मती भाई, ये लोग चले गए, इलेक्शन कमीशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट आ गया। वो हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने कहा जी वो जजेस
जो 2017 का कानून है कि हाई कोर्ट के जजेस समाप्त करेंगे, और चीफ जस्टिस में हाई कोर्ट के जजेस दिए जो बहुत इंतहाई अच्छी रेपुटेशन के मालिक थे। इवन इस्लामाबाद तारक जहांगीर साहब वाला तो आपको पता कवर किया, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद थे। मलिक शहजाद अहमद। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन आ गया इधर, जब वो इधर आया तो हम भी इलेक्शन कमीशन आ गए, इधर सुप्रीम कोर्ट आ गए। मेरे वकील थे नियाजुल्ला नियाजी, उन्होंने ओपनली सामने आके चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के कहा कि हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, आप केस से अलग हो जाएं। फिर आपने देखा कि अदालत के अंदर नियाजुल्ला नियाजी को क्या कहा गया, मैं आपका लाइसेंस मनसूख कर दूंगा, आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आपने ये बात क्यों की? देखें उस वक्त वो एंटरटेन नहीं, मैं पहले बात मुकम्मल कर लूँ। आज जब हमें पता चला कि वही केस 19 तारीख को दोबारा लगवा लिया गया है, 19 अगस्त को जो ट्रिब्यूनल्स वाला था, तो हम दोबारा आ जाए हैं। हम कितने लोग हैं? अराउंड 150 के करीब MNs MPs हैं जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। वो सारे फ्री के सारे फ्री। हमने कहा क्या है, इन राइटिंग एप्लीकेशन लेकर आया हूँ मैं और आके दी है। मैं नहीं, ये सारे 150 वो हैं जिन्होंने नीचे ट्राइब्यूनल में दरखास्तें दायर की, पिटिशंस दायर की हुई हैं अपनी। अब जरा मती भाई सुनिए, उनको सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हुए? नहीं, कोई नोटिस नहीं हुआ ना, जरा सुनिए। खुद आगे फ्रीक बनने के लिए अभी बने नहीं है। बने नहीं है, उनमें 9 बन गए हैं। 9 फ्रीक उनमें जब पहली डेट थी बन गया, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, 8 लोग और हैं हमारे पिंडी डिवीजन के। अच्छा, आज जब हम दोबारा इन राइटिंग दरखास्त देने आए हैं कि हमें आपके खिलाफ हमें इत्मीनान नहीं है, आप एक्यूज़ करें इस बतौर फरीक या नहीं, बतौर मैं तो पार्टी में अब एंटरटेन हो गया हूँ ना। मैं तो आप अपनी तरफ से दरखास्त, अपनी तरफ से फ्रीक मुकदमा हूँ इस वक्त। ठीक है, तो क्या दरखास्त की आपने ट्राइब्यूनल वाले इस केस में? उसको सुन लें पहले। यही कहा कि काई साहब हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। उसकी रीजंस क्या क्या हैं कि जो आपने बल्ले का निशान हमसे छीना 11th आवर पे, आपने आरोज़ वाले फैसले आपने दी जिसकी वजह से ये आरोज़ लगे और उन्होंने रिकॉर्ड धांधली की। लेवल प्लेइंग फील्ड हम आपके पास आपने हमें नहीं दी। 8 फरवरी की हमने एक दरखास्त दी हुई है धांधली की जुडिशल कमीशन बनाए, आज तक नहीं लगाई। लेकिन उसके बाद 184 300 मोटो के तहत, एक मोटो 184 3 मोटो के तहत। और आपको याद होगा कि जब केस चल रहा था रिजर्व सीट्स वाला, मती भाई जैसे अतमन्ला ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट दरखास्त वो है जो 8 फरवरी को PTI ने दी है। अब उसको इस बेंच का हिस्सा बना दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन वो दरखास्त नहीं लगाई गई। ये तमाम फैसले ना सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ आए बल्कि उस बुनियाद पे हमारा निशान छीन लिया। और आपका सब कहते हैं कि मेरे तो फैसले की तीसरी गलत हो गई, चलो वो तुमको छोड़ देते हैं। आज हम आए, हमारे AOR जो दायर करते हैं उन्होंने कहा जी हम नहीं दायर कर सकते। AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने फाइलें तैयार करते जो फाइलें तैयार करते हैं उनका सॉरी हम नहीं दायर कर सकते। क्या वजह क्या बताएं? हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे कैसे सब? नहीं, ये तो आप मैं आपके सामने उन्हें बात की। मैं देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हमने नहीं करना, हमारी रोजी रोटी का मामला है, हमारा लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे आप, आगे चलें। हम चले गए इंस्टीट्यूशन ब्रांच में। मैंने कहा मैं पर्सनली जो है ये तो आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ मैं बिल्कुल कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आई मीन इट। वैसे आप AOR अगर कोई इनकार करता है, ये उसकी ड्यूटी है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आपने की? सर आगे सुने। मैंने फिर क्या किया, मैंने वही दरखास्त लेकर चला गया। पहले मैंने इंस्टीट्यूशन ब्रांच, मैंने कहा ठीक है ना करें, मैं इन पर्सन करूँगा। मैंने इन पर्सन आ गया इंस्टीट्यूशन। पर्सन भी AOR के बगैर हो जाती है। अच्छा। मैं फ्रीक मुकदमा हूँ ना, मुझे इत्मीनान नहीं है चीफ जस्टिस साहब पे, तो मैंने दरखास्त दे सकता हूँ। मैं आया हूँ इंस्टीट्यूशन ब्रांच में जहाँ पे वसूल करते हैं, उन्होंने नहीं ली। उन्होंने मैं क्या कहा, उन्होंने कहा रजिस्ट्रार साहब से बात करें। मैं डिप्टी रजिस्ट्रार पर चला गया, उन्हें क्या जी ये नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार के पास चले गए, उनका नहीं हो सकती। उनके कमरे में गए, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, ये फ़लाँ ऑब्जेक्शन दूर कर लें फ़लाँ। ओ भाई ऑब्जेक्शन तो है क्या, हमारा सीधा सीधा केस है कि हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या लगा? कोई भी नहीं कि जी आपने कहा ना दूर कर लें, तो था क्या? कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। अब उन्होंने ये कहा कि आपका AOR किधर है, हमने कहा ये AOR तो अब आज अदालत में नहीं आया। वो कह रहे आपने कहा कि AOR इनकार कर रहे हैं। हाँ। आपने एक से ज़्यादा AOR से रब्ता किया या सिर्फ एक से? मैंने ज़्यादा से रब्ता किया, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ज़्यादा से रब्ता किया। सब ऑन द रिकॉर्ड, वो ऑन द रिकॉर्ड जा रहा है। आपको ऑफ द रिकॉर्ड AOR से आपने नाम ऑफ द रिकॉर्ड नाम नहीं, कितने AOR से आपने? 5-7 तो होंगे ही। सबने इनकार किया। अब जरा बात आगे सुनिएगा, आगे सुनिए। इनकार किया सबने? सर बात तो सुने, पता नहीं यहाँ पे मैं तो यही समझ रहा हूँ कि इतना डर, इतना खौफ। आगे चलें भजन, जब मैंने इन पर्सन, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, नहीं ली गई मेरी दरखास्त। मैंने कहा, और ओपनली उसमें लिखा हुआ है कि ये रीज़न्स हैं। और सबसे बड़ी रीज़न हमने उसमें क्या लिखी है कि आप काजी साहब, आपकी मिसेज़ ने ओपनली खान साहब के खिलाफ लेटर लिखे हुए हैं, मीडिया टॉक्स की हुई हैं
प्रेसिडेंट को लेटर लिखे हुए हैं, चीफ जस्टिस को लेटर लिखे हुए हैं, और बाकायदा वो रिपोर्टिंग हुई है। तो खैर मिसेस का आप मिसेस पे इल्जामात लगाएंगे जायदाद के हवाले से, तो वो जवाब देना तो उनका आईनी हक है, वो तो कानूनी हक है। अब उस कानूनी हक को बुनियाद बना के आप कैसे एतराज कर सकते हैं? नहीं भाई, हम इसलिए कह रहे हैं कि जब उन्होंने इतनी गुफ्तगू कर दी खान साहब के खिलाफ, तो अब वो बतौर पार्टी हम लेते हैं उनको। आप लोग भी तो काजी साहब के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चला रहे थे सोशल मीडिया पे और सारा कुछ। नहीं, देखें, मैं फिर कहता हूँ मती भाई, आप कवर करते हैं, यहाँ होता पता क्या था कि जज को पता चल जाता था ना कि साहिल को मेरे पे इत्मीनान नहीं है, इवन दरखास्त या बोलना तो बहुत दूर की बात है, जरा गुस्सा भी आ जाए तो कहता नहीं सुन, गुस्सा आ जाए वो अपने आप को बेंच से अलग कर लेता है। पिछले दिनों क्या हुआ, आमिर फारूक के सामने हमारे इंतजार पंजोता साहब पेश हुए, ओपनली पेश हुए, उनका मैं नहीं हटता। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि तमाम हमारे केसेस लगते भी किसके पास हैं, काजी फैसल साहब के पास, जिन्हें हम कह रहे हैं कि हमारे केसेस ना सुने, किसके पास लगते हैं, आमिर फारूक के पास, जिनको हम कहते हैं हमारे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। आप अगर हमें आप पे इत्मीनान नहीं है तो आप कम से कम किसी और बेंच को दे दें। आज भी आपकी तो मेहरबानी है कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया है, लेकिन आज यकीन माने मैं दुखी बहुत हूँ। इसलिए दुखी हूँ कि यार मैं बेवतन पाकिस्तानी हूँ। अगर मेरे पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, एक पाकिस्तानी पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए, आपने भी अलीमा खान की तरह लेटर लिखा है या बाकायदा दरख्वास्त ड्राफ्ट की है, टिकट लगाए हैं, टिकट लगाए हैं, सारा कुछ तैयार, वो भी नहीं ली गई मेरे पास। उसका मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, उसको साथ साथ चलाइएगा भी। चलें, ये तो 2 दरखास्तों का मामला हो गया। अब दोबारा गिनती वाला केस भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से ये करार दिया है कि अगर नताइज की कंसोलिडेशन अगर नहीं हुई और उससे पहले अगर दरख्वास्त दायर कर दी गई है दोबारा गिनती के लिए किसी भी हल्के में रिटर्निंग अफसर के पास, तो फिर वो दोबारा गिनती की जा सकती है। तो अब एक और केस भी अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर हो गया है, उस केस का भी बताएंगे आप? दोबारा गिनती वाला केस है, ये है क्या? पहले मुझे एक बात बताइए, लियाकत चिट्ठा किधर है, कमिश्नर रावलपिंडी? उन्होंने क्या कहा कि 70 हज़ार से हमने सीटें हराई हैं, और मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। तो फिर वो गायब किधर हो गया? मैं ये बात कहने ये बयान दे के इल्ज़ाम लगा के भाग क्यों गए? कानून पूछना, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में ये काजी साहब से मैंने पूछा, सवाल किया है, उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा मेरे समेत काजी साहब को और सिकंदर राजा को डी चौक में फांसी पर लटकाया जाए, वो मेरे साथ मुलव्वस हैं, ये अल्फाज थे उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मुझे बताइए, क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उनको अपने सामने बुलाते, पेश करते और उसकी कार्रवाई पूरी कौम को दिखाते? काजी साहब ने एक वीडियो इंटरव्यू में जवाब तो दे दिया था कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो लेके आए, बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने तो अपना भरपूर जवाब दिया था। जवाब दिया ना, उनको तलब कर, चीफ जस्टिस है ना, हमारे तो सारे केसेस लगा लेते हैं, हमें तलब भी कर लेते हैं बड़े बड़े अफसरों को, उनको तलब करें। उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए? आपके ख्याल में कहाँ चले गए? मैं अंडरस्टूड बात है, उनको सामने आने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं आने दे रहा? जाहिर है जिनके खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं, मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ। और ये वक्त गुजर जाएगा, अभी जनरल फैज़ पकड़े गए हैं ना, वक्त गुजर गया, एक वक्त वो आप देख लीजिए क्या हालात थे। जनरल फैज़ भी तो आपसे मिले, मैं उसका जवाब देखे ना आपकी पार्टी से मिले। पहली बात तो जनरल फैज़, आपने बात क्यों करी थी मती भाई, आर्मी का हम समझते हैं ये ज़ाती मामला है, लेकिन कल जो शर्जील मेमन और तातार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब मैं तो कम से कम ये समझता हूँ। अच्छा, एक सेकंड हम उस तरफ आते हैं, पहले दोबारा फिक्रा सुन लें, क्योंकि आपने, अगर अब जनरल बाजवा जो जिसके पास ताकत, इख्तियार और इक़्तिदार था, असल जो मालिक था पाकिस्तान का, अगर वो नहीं गिरफ्तार होता तो मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि अब जनरल फैज़ को इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं ये समझता हूँ। पकड़े ना बाजवा साहब। आप कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को 2018 के इलेक्शन में सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होना चाहिए? किसको? जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को? जनरल बाजवा, मेरी बात सुने, कौन अगर 2018 में जो इंजीनियरिंग की और इमरान खान को लेकर आए। भाई आप एक काम करें, 2018 की बात शुरू कर दी, बनाए इधर जुडिशल कमीशन। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा, यही कह रहा हूँ ना कि नहीं ऐसे ना करें, जनरल फैज़ और कमीशन बना के इनको गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? मती भाई, जिसने क्या जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को पहले गिरफ्तार होना चाहिए या पहले कमीशन बनना चाहिए? जिन्ना खादियाँ गाजरा टेडोना दे पीड़, तो बोल क्यों नहीं देते? मैं बोलने लगा हूँ। खा वो जनरल बाजवा है, जनरल फैज़ है, खा इवन जो दुनिया से चले गए हैं जर्नैल जिन्होंने आइन तोड़ा है, सबको निकालें और उन्होंने आइन तोड़ा, उनको सजाएं दें। और जो जिम्मेदारान है, मेरी बात सुन लें, जब इमरान खान की बारी आती है आप कहते हैं जी सारों को करें। मुझे ये बताएं, क्या जनरल फैज़ और इमरान खान के बीच ज़ाती राब्ते नहीं थे, ताल्लुक नहीं था? 2018 से पहले नहीं था? इमरान खान का जवाब आ गया कि मैं
उनके साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरे उनके लिंकेज थे। अच्छा, उससे पहले कोई राब्ते नहीं थे? तो लें कोई ये वो हल्फिया बयान के दे सकते हैं। मैं तो वो बयान बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बात पर कसम दे सकता। बात यह जो बयान उन्होंने दिया सहाफ़ियों को, उस वक्त तो आप खैर पीटीआई में नहीं थे। उन्होंने जो सहाफ़ियों को बयान दिया मती भाई, दूसरी बात मैं अभी भी कहता हूँ कि आप क्या जो इनका काम बनता है हुकूमत का काम बनता है कि आके सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जन फैज़ के हवाले से, तो इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं। तो वफाकी हुकूमत नहीं करेगी तो कौन करेगा? आर्मी चीफ करेगा। मैं बताता हूँ, तो फिर ये फौज तो वफाकी हुकूमत के माता है। ख्वाजा आसफ को बुलाएं ना, फिर ख्वाजा आसफ को बुलाएं। ख्वाजा आसफ जो मौजूदा जाली वज़ीर दिफा है, जो फार्म 47 की पैदावार है, उसने कहा था 2019 में जनरल फैज़ मेरे जनरल बाजवा घर मुलाकात हुई थी हमारी। जनरल फैज़ ने हमें कहा था कि आप हमसे हुकूमत ले लें, पंजाब की ले लें, 6 महीने बाद वफाकी हुकूमत ले लें, आगे चलें। एक और बयान आया है कि जनरल फैज़ को कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहता था, उन्होंने कहा जाग सलमान शहबाज उनके साढ़े सामने। क्या बातें करते हैं भाई। इस माम में आप समेत सारे नहीं, हम तो कहते हैं इसमें भी आप इसमें भी मती भाई इसमें भी एक काम करें। देखें ना, हम मुतालबा कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब ने एक और मुतालबा किया है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ना, अब तो कहते हैं 9 मई हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करते, अब तो और जरूरी होगा कि जुडिशल कमीशन बनाएं जुडिशल कमीशन और लाइव दिखा दें कौम को। चलें, अब मुझे क्विकली ये बता दें कि दोबारा गिनती वाला जो मामला है, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, इसके पस मंज़र क्या है जो नया केस आया? भाई 47 में जो सीटें हमसे बच गई थी वो अब जा रही हैं 47 में, जो 45 में को 47 में कन्वर्ट करके ले ली। अब जो 4 सीटें पहले छीन ली हमसे। भाईजान, मैं भी एक वकील हूँ, हमारे जो लोग थे, मेहरबानों की मैं मिसाल देता हूँ, जीती हुई थी मुल्तान से, उन्होंने रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी, उनकी क्यों नहीं वहाँ पर एंटरटेन हुई, क्यों नहीं वहाँ पर रिटर्निंग अफसर ने गिनती करवाई? और दूसरी बात, जब उसमें 5% परसेंटेज होती है ना, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री होती है, वो पूरा उस पर उतर रहे थे, सब कुछ तो वो अपील में गई हुई है, अपील में भी गई हैं, सब कुछ फुलफिल कर नहीं, दरखास्तें खर्च कर दी तो हाई कोर्ट में गई। भाईजान, हर जगह हमारी तो दरखास्त कहीं भी अप्रूव नहीं होती, ना हमें रिलीफ मिलता है। लेकिन एक बात बताएं हमें कि आप जब बन गए हैं ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि आप, हम बार बार कह रहे हैं आप हमारे खिलाफ केस ना सुने, आप हमारे सिटिंग MNAs को डिसीट कर रहे हैं। तो अभी जो नया केस है ये क्या है? ये भी हमारे खिलाफ जाएगा। कौन से हल्के के हैं? ये फैसलाबाद के हैं, हमारे वो जो आपने बलोच साहब जो टीवी पे आते हैं नून लीग के, उन्होंने दायर किया हुआ है, तो मुझे यकीन है जो हमारे साथ पहले हुआ है इस केस में भी यही होगा। और वो हाई कोर्ट में बलोच साहब के हक में फैसला हुआ है, खिलाफ फैसला हुआ है, उनके खिलाफ हुआ है, तो वो अब नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आ गए। मैं तो कहता हूँ बल्कि एक काम करें, हमारे जो 90 लोग बाकी जीते हैं ना, बाकी भी पिटिशन इधर ले आए, जो अगर फ़र्ज़ करें कौन से केस, अगर हमें रिजर्व सीट्स नहीं देनी, जो फैसला हुआ है, तो इस तरह पूरे करने हैं बंदे, तो बाकी भी अपीलें सारी इधर ले आए। अब ये केस PTI के कौन हैं जो कि यहाँ पे अपील में आए? कहाँ पे? मैं उनका पूरा नाम मुझे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन है वो PTI के हैं जी। तो अभी कौन से बेंच ये सुन रहे हैं? ये नईम अख्तर अफगान साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कौन से होने चाहिए थे? हाँ जी, देखिए या जजेस मधी भाई, जज सुप्रीम कोर्ट का जज ही होता है, लेकिन जजेस के फैसले बोलते हैं। अभी इन्हीं दोनों जजेस ने, आपने चले बात करी थी, जो मिनॉरिटी फैसला दिया जिसकी आईनी और कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या फैसले के अंदर रिमार्क्स लिखे हैं कि स्टेट को और हुकूमत को इस गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले पे अमल नहीं करना चाहिए। इसके बाद मुझे बताएं कि उन फैसलों की क्या कानूनी और आइनी हैसियत है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो जज हैं जिन्होंने फैसलों पे अमल करवाना है, क्या आप इख्तलाफ कर सकते हैं? आपका इख्तलाफी नोट आ सकता है, क्या आप ये भी कह सकते हैं कि इन फैसलों पे अमल ना करे हुकूमत? ये तो वाकई बड़ा गैर मामूली एक ऑब्जर्वेशन थी जिसके ऊपर बहुत एतराज़ भी हुआ। एनीवे, एडवोकेट शौकत बसरा रहनुमा तहरीक इंसाफ ने आज हमें बताया कि 50,000 वोटां तो जिते हाँ तुहाडे साबक डिक्टेटर के पुत्र को, मेरा तारफ एक बतौर PTI के कारकुन के है, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ। PTI के रहनुमा, PTI के कारकुन और कानूनदान भी हैं, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वक्त के साथ साथ थोड़ा टेम्परामेंट वाइज भी बड़े जारहाना होते जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो PTI हो, कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते कि जब वो गैर मुतल्लका केस के हवाले से भी वो राय देते हैं। जैसे कि शौकत बसरा साहब ने पहले कहा कि 9 मई के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की, और अब हाल ही में मुनाल केस का सुनते हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए अलकायदा ट्रस्ट के हवाले से। ये वो केस है जिसका
कहा जा रहा है कि चंद हफ्तों में शायद फ़ैसला भी आने वाला है। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब बज़ाहिर बड़े शदीद दबाव में लगते हैं और गुस्से में भी लगते हैं, और अब मालूम नहीं जो जो उनकी रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है, रिटायरमेंट तक जो है और मज़ीद वो क्या कह बैठें, क्या कर बैठे। बहरहाल मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।